2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। लोक कल्याणकारी कार्यों का परिणाम कितना हुआ, कोई सोचता था? मैं याद है जब देश के अंदर कोरोना की हाट हुई थी, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्चुअल हम लोगों के साथ जुड़े थे, और आपने एक ही बात कही कि देश संकट में है, मानवता संकट में है। हमारे लिए एक ही मंत्र है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, एक ही मंत्र है, और वह मंत्र है सेवा ही संगठन है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मुझे याद है कोरोना कालखंड में केवल भाजपा का कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक सड़कों पर जनता जनार्दन की सेवा कर रहा था। अन्य किसी भी दल के किसी भी नेता का कोई अता पता नहीं था। कार्यकर्ताओं की बात तो दूर, आपने देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान दिए। उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के मकान दिए। हमने जो नारा दिया, मोदी जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास, हमने जाति मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। विकास के कार्यों के लिए भेदभाव नहीं किया। ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज भी मिल रहा है, क्या किसी जाति को मिल रहा है, किसी मत विशेष या किसी धर्म विशेष को मिल रहा है? भारतवासी है उसको राशन मिल रहा है। भारत पहला देश जिसने भूख से मौतें नहीं होने दी, बदहाली नहीं होने दी, आत्महत्या नहीं होने दी, किसी गरीब को सड़क पर भूखों से मरने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करता रहा।
विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार कोरोना जैसी महामारी से जूझता रहा और सेवा को ही संगठन मान करके कार्य करने का परिणाम रहा कि जिस महामारी के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नतमस्तक हो गई, उसी कोरोना को कहां समाप्त कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सबसे अच्छा परिणाम देकर के दुनिया के सामने कोविड प्रबंधन की एक नई अनूठी छाप छोड़ी। बीमारियों से होने वाली मौत, मुझे याद है 2014 में जब आदरणीय नड्डा जी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने थे, इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के एक सांसद के रूप में मैं उनके पास गया था और उन्होंने कहा कि हम इसमें सहयोग करेंगे। नड्डा जी और मोदी जी के सहयोग से गोरखपुर में एम्स भी बना। आज गोरखपुर का एम्स चालू हो गया, काम कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, नेपाल की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रही है और 40 वर्ष से जो बीमारी थी, इस बीमारी से होने वाली मौत 90 से 95% मौतें अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदायों की थी। आज उस मौत को हम लोगों ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरी तरह नियंत्रित किया है। इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कल्पना थी, आज आप जाते होंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलती होगी। आज आप कहीं भी जाइए, प्रयागराज जाइए, काशी जाइए, लखनऊ आइए, अयोध्या जाइए, गोरखपुर जाइए, पश्चिम के किसी भी जनपद में जाइए, इंटर स्टेट बॉर्डर पर जाइए, आपको लगेगा आज कोई नहीं कह सकता है, उसको उत्तर प्रदेश का वासी कहने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अन्य जगह से अच्छा आपको प्राप्त होगा। मुझे याद है जब मैं बुंदेलखंड गया था पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, मेरे साथ आज के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी थे। हम लोग चित्रकूट में गए। मैंने चित्रकूट में वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रात्रि को मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों के साथ बैठक की थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई यहाँ चित्रकूट में अच्छे होटल क्यों नहीं आ रहे हैं, अच्छी धर्मशालाएं क्यों नहीं बन रही हैं? उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा अगर कोई निवेश करेगा तो डकैत उसका अपहरण कर देंगे। तो मैंने कहा मैं अगली बार तब आऊंगा जब यहां से डकैतों से मुक्त कर दूंगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज न केवल बुंदेलखंड चित्रकूट बल्कि पूरा बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त हो चुका है, माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त। आज आप कहीं भी जाते होंगे, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या विंध्यवासिनी धाम, क्या सुख तीर्थ, क्या नैमिषारण्य, क्या ये आपकी वैचारिक यात्रा और आपकी आध्यात्मिक विरासत को क्या सम्मान यहां पे नहीं मिला? आजाद देश 1947 में हो गया था। ये काम 1947 में होना चाहिए था, ये कार्य उसके बाद होना चाहिए था। डॉक्टर लोहिया की विरासत को संभालने वाले लोग, जिस डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की पहचान 3 महापुरुषों पर है, उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और राम, कृष्ण और शिव की इस परंपरा को क्या इन समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था? क्या अयोध्या को लहूलुहान नहीं किया था? और क्या यही कार्य ये लगातार नहीं करते रहे? मुझे आश्चर्य होता है। राजूपाल की हत्या होती है प्रयागराज में, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? उमेश पाल की हत्या होती है, क्या उमेश पाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या हो जाती है और कृष्णानंद राय के साथ गोलियों का शिकार होने वाले लोग कौन थे? एक रमेश पटेल थे, एक रमेश यादव थे, कोई अन्य पिछड़ी जाति का था। क्या इनको पिछड़ी जाति में नहीं मानते लोग? क्या
क्यों नहीं इनके बारे में आवाज उठी? ये आवाज को तभी बल क्यों मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के लिए फातिया पड़ने वाले लोग किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके फिर से चुनौती देने की स्थिति में आए हैं। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया।